हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर एक बार आप लोगों का अपने चैनल स्टार्ट टू बेसिक में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के माध्यम से ज्योग्राफ़ी, और अभी हम क्लास 7 की ज्योग्राफ़ी पढ़ रहे हैं। पिछले चैप्टर में हमने क्लास 7 की लेसन 5 की ज्योग्राफ़ी पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, और यह लेसन 5 जिसका नाम जल है उसका सेकेंड पार्ट है। इस पार्ट के अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं और अभ्यास के प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। तो आइए वीडियो जल्द से स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। हाँ, अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जा कर के आप उस वीडियो को देख लें जो पार्ट 1 है, उसके बाद ही इस वीडियो को आप देखेंगे तो और ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ज्वार भाटा। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। एक ऑब्जेक्टिव बन गया यहाँ पे। क्या ज्वार भाटा किसे कहते हैं? तो दिन में जो महासागरीय जल है वो क्या होता है? उठता है और गिरता है। उठने को क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं, और गिरने को क्या कहते हैं? भाटा कहते हैं। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है, तट के पीछे चला जाता है, तो उसे भाटा कहते हैं। क्लियर हो गया? अब ये देखिए, ज्वार और भाटा में भी 2 तरह के होते हैं। एक लघु ज्वार होता है, एक बृहद ज्वार होता है। तो बृहद ज्वार कब आता है और लघु ज्वार कब आता है, देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जैसा कि स्क्रीन पे ये सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है, और ये चंद्रमा है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा क्या हो? एक सीध में हो। आप देखिए, एक सीध में है, तो सूर्य से जो निकलने वाला बल है और चंद्रमा से जो निकलने वाला बल है वह क्या होता है? ज़्यादा पड़ता है पृथ्वी पर। तो देखिए, दोनों तरफ क्या होता है, क्या होता है? जब एक सीध में होने का मतलब बीच में पृथ्वी है और एक तरफ चंद्रमा है, एक तरफ सूर्य है, तो दोनों अपना बल लगा रहे हैं एक तरफ। तो दोनों तरफ महासागरीय जल पृथ्वी का क्या हो रहा है? उठ रहा है, जिससे ये क्या होगा? ये बहुत ज़्यादा ज्वार नहीं आएगा। ठीक है। और दूसरी स्थिति में आप देख रहे हैं कि ये सूर्य है, बीच में चंद्रमा आ गया है, और ये पृथ्वी है। अब ये दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? बृहद ज्वार हो जाएगा। तो सूर्य चंद्रमा जब एक सीध में हों तब भी बृहद ज्वार होगा, और जब बीच में आ जाए चंद्रमा और सूर्य तब भी बृहद ज्वार हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा जो लघु ज्वार है, ये सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा किस स्थिति में? देखिए, समकोण की स्थिति में है। तो जब जहाँ सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी समकोण की स्थिति में आ जाए वहाँ क्या होगा? लघु ज्वार होगा। आइए इसका विस्तार देख लेते हैं नीचे। सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा का निकट होता है उस समय चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, और उस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। फ्रेंड्स देखिए, पूर्णिमा अमावस्या के दिन में क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं, और इससे क्या होता है? उच्च ज्वार उठते हैं। ऊपर के वीडियो में अगर कहीं मैंने गलती से बोल दिया हो कि जो है ये तीनों सीध में होते हैं तो उस समय होगा, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। बशर्ते ये है कि पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी क्या होता है? तीनों एक सीध में होते हैं, और उस दिन क्या होता है? उच्च ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को क्या कहते हैं? बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चाँद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है, वही कहा प्रथम या अंतिम, मतलब ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, और यहाँ चाँद हो गया। तो इस तरह की जब स्थिति बनेगी, इस तरह की जब स्थिति बनेगी तो ये क्या होगा? ये लघु ज्वार या निम्न ज्वार होगा। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायता होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है कि जब उच्च ज्वार आता है तो जल का स्तर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और जल जो है ऊंचाई के साथ तटों की तरफ पहुंचता है, तो जहाज जो जिनको बंदरगाह पे आना होता है वो बड़े आसानी से आ जाते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। कैसे? अब उच्च ज्वार आएगा तो उसके साथ अंदर जो मछलियां जल के अंदर हैं वो बाहर आ जाती हैं समुद्र तट पे, जिससे मछुआरों को क्या होता है? मछली पकड़ने में उनको सुविधा हो जाती है। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है।
जैसे होता क्या है कि ये जो सागर है, जब इधर से ज्वार आएगा तो यहाँ पे विद्युत संयंत्र लगा करके पानी को क्या कर लेते हैं, एक टरबाइन होती है यहाँ पे लगाते हैं, और उस टरबाइन के आगे क्या करते हैं, एक पंखे लगा लेते हैं, और उस पंखों के आगे जो है छोटे छोटे जो है नालों के रूप में जल बाउंड्री रहती है। तो जब जल आता है, तीन जो है जो होल होते हैं बड़े बड़े, इनके माध्यम से बहुत तेज़ी से क्या होता है, इस पंखे पे टकराता है और ये पंखा घूमता है, फिर यहाँ टरबाइन से बिजली पैदा होती है। तो यह जब जल एक बार खूब तेज़ी से आता है तो बहुत सारा जल आकर के इस पंखे को घुमाता है, इस तरह से टरबाइन घूमती है और बिजली पैदा होता है। तो उच्च ज्वार किस चीज़ के लाभ हो गए, जो आपके बंदरगाह पे जहाज आते हैं नौ संचालन, उसमें सहायक हो गए, मछली पकड़ने में सहायक हो गए, और जो है ज्वार भाटा से विद्युत बनाने में भी सहायक होते हैं। क्रियाकलाप देख लेते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है एक बाल्टी को नल के पानी से 3/4 भरें, बाल्टी के एक ओर निमज्जन छड़ डालकर पानी को गर्म कर दें, दूसरी ओर फ्रिज से निकली बर्फ डालें, एक बूंद लाल स्याही डालकर संवहन की प्रक्रिया के द्वारा धारा के मार्ग का निरीक्षण कीजिए। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग देखिए इसको क्या कह रहा है कि आप एक बकेट ले लीजिए, बाल्टी ले लीजिए, ठीक है, उसमें आप 3/4 क्या किए, पानी भर लिए, और इसमें जो इलेक्ट्रिक राड होता है जिसे ठंडियों में आप पानी गर्म करके नहाते हैं उसको डालिए, गर्म करिए पानी को, और उसके बाद से एक फ्रिज से अपने बर्फ़ का टुकड़ा निकाल के डालेंगे इसमें। तो बर्फ़ का टुकड़ा क्या होता है, ठंडा होता है, और अंदर जो जल और क्या है वो गर्म है। तो इसमें क्या होता है, गर्म जल जो ठंडे जल के संपर्क में आता है, एक तो संवहनीय धाराएं क्या होती हैं, चलनी होती हैं। क्यों चलनी होती, धाराएं कैसे चलेंगी, आपने अभी पढ़ा था पिछले अध्यायों में कि जो उच्च वायु हवाएं कैसे चलती हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ से। मतलब जहाँ बर्फ़ ठंडा है वहाँ का दाब क्या हो गया, वहाँ दाब अधिक हो गया, और जहाँ पानी गर्म है वो उसका मतलब क्या हो गया, पानी वो पतला हो गया, ठंडा जो हल्का हो गया। तो ये बर्फ़ की तरफ से लहर गर्म की तरफ, जैसे ये गर्म ठंडा है और ये गर्म है, तो यहाँ से लहर इस गर्म की तरफ जाना शुरू होगी। तो अब इसको जानेंगे कैसे कि लहर जा रही है या जो है संवहन धाराएं बह रही, उसी को कह रहा है संवहन धाराएं इसमें बनती हैं। ये धाराएं इधर चलेंगी, ठंड से गर्म की तरफ चलना शुरू कर देती हैं। इसको जानेंगे कैसे, तो इसलिए कह रहा है कि आप जो है एक बूंद लाल स्याही जब इसमें डाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह संवहन धाराएँ किधर से किधर चलेंगी। आपको क्लैरिफाई करने के लिए उसमें कलर डालना होगा। क्लियर हो गया, समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। महासागरीय धाराएं, अब उसी के सिद्धांत पे महासागरों में जो धाराएं चलती हैं उसके बारे में देखते हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। क्या होती हैं, महासागरीय धाराएं जल की एक धारा होती है जो क्या होती है, नियमित रूप से चलती है। यह नहीं कि आज चला और कल बंद हो जाएगा, नहीं, नियमित चलती हैं। और किस दिशा में, निश्चित दिशा में चलती हैं। अगर पश्चिम से पूर्व चल रही है तो उधर ही चलेगी, पूर्व से पश्चिम चल रही है तो पूर्व से पश्चिम चलेगी। मतलब निश्चित दिशा होती है और नियमित होती है, दो चीज़ क्लियर हो गया। महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, गर्म भी हो सकती हैं और ठंडी भी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। देखिए क्यों होती हैं, अब देखिए ये आपका क्या है, भूमध्य रेखा, जिसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। 0 डिग्री की जो रेखा होती है उसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। होता क्या है फ्रेंड्स कि विषुवत रेखा से 23.5 अंश उत्तर और 23.5 अंश दक्षिण, 23.5 अंश उत्तर को कर्क रेखा और 23.5 अंश दक्षिण को मकर रेखा कहते हैं। और इन दोनों रेखाओं के बीच में तापमान क्या होता है, सदैव उच्च रहता है। सूर्य जो है वर्ष में एक बार कर्क रेखा पर मकर रेखा पर चमकता है सीधा लंबवत। तो यह क्षेत्र क्या होता है, बहुत ही गर्म रहता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, गर्म धाराएं यहाँ बनेंगी। चूँकि सूर्य का तापमान मिल रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, बहुत क्या होगा, गर्म हो जाएगा। अब तब क्या होगा, जब गर्म हो जाएगा तो यहाँ से धाराएं, अब इसके तरफ धाराएं चलना शुरू होंगी ठंडे क्षेत्रों से। चूँकि यह जब गर्म हो जाएगा तो हल्का हो जाएगी, यहाँ पे जो है जल की राशि क्या होगी, हल्की होगी। आइए नीचे इसका देख लेते हैं। भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। हाँ देखिए, भूमध्य रेखा की तरफ निकट क्या होगी, उत्पन्न होगी, और ध्रुवों की तरफ
प्रवाहित होती है। ठंडी धाराएं एवं ध्रुवों एवं उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय और निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम की धारा क्या होती है, गर्म होती है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को क्या करती हैं, प्रभावित कर देती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर इसके कुछ उदाहरण हैं। जहाँ जल और गर्म जलधारा जो होता है, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा क्या होती हैं, मिलती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, मत्स्य पालन के लिए बहुत ही अच्छी दशाएं प्राप्त होती हैं। क्योंकि वहाँ कोहरा उत्पन्न होता है बहुत ज़्यादा, और एक प्लैंक्टन नामक जो है पौधा होता है जो यहाँ बहुत मात्रा में उगता है, जिसे मछलियों के पोषक के लिए बहुत अच्छा माना गया है। मछलियाँ इसको बड़े चाव से खाती हैं, इसलिए यह क्षेत्र क्या हो जाता है, मत्स्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। मतलब जापान के आसपास और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट जो हैं, मतलब क्या होता है, वहाँ दो धाराएं यानी गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं, इसलिए वहाँ मत्स्यन के लिए क्या होता है, बहुत ही अच्छा जो है एक जलवायु अनुकूल दशा प्रदान करती है। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कुछ धाराओं के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे कैलिफोर्निया है, ये पश्चिमी वाई है, ये जो है ये कनारी की धारा, गल्फ स्ट्रीम की देख रहे हैं गर्म धारा, फाकलैंड की धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है धारा जो दिया है, बेनेगुलक धारा। तो इस तरह से धाराओं के बारे में फ्रेंड्स दिया है। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है, इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। लेकिन जहाँ गर्म और ठंडी धाराएं मिलेंगी वहाँ क्या हो जाएगा, मौसम क्या हो जाएगा, कोहरे वाला होगा और नौ संचालन के लिए थोड़ा सा बाधा उत्पन्न करेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, लेसन 5। आइए कुछ अभ्यास के प्रश्न है देख लेते हैं। कह रहा है फ्रेंड्स वर्षण क्या है, बता दीजिए वर्षण क्या है। जल चक्र आपने पढ़ा है, जैसे जो है सागरों का जो जल है या जो भी जल जहाँ उपस्थित है, महासागर, सागर जो है झील, तालाब, तो उसमें से वाष्पीकरण के कारण जो है जल ऊपर जाता है, फिर संघनन होता है और एक बारिश के रूप में, बूंद के रूप में नीचे टपक पड़ता है, उसको क्या कहते हैं, वर्षण कहते हैं। जल चक्र क्या है, वही प्रक्रिया सेम है। जो जल जो है जिस तरह से सागर से ऊपर वाष्पीकरण होकर जाता है, फिर जो है बादल बनते हैं, फिर जल जो है बारिश के रूप में नीचे आता है और फिर महासागरों में चला आता है, यही क्या प्रक्रिया है, जल चक्र है। लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। अब लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक बहुत से कारक हैं। पहला कारक तो जैसे जो तूफान चलते हैं उसमें तेज़ जो हवाएं चलती हैं, इसके वजह से भी लहरों उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी जो है महासागरीय जो है तल के नीचे क्या होते हैं, भूस्खलन हो जाते हैं। जैसे एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकरा जाती है, एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर चली जाती है, भूस्खलन की वजह से भी होता है। जो भूकंप आते हैं उसके वजह से भी जो है महासागरों में तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। ज्वालामुखी के फूटने से भी तरंगें उत्पन्न, तो ये सब कारण है लहरों को ऊंचाई के प्रभावित करने वाले कारक में। महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो महासागरों ऊपर वाला फ्रेंड्स सुनामी आप ले सकते हैं, महासागरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले लहरों को, और नीचे जो है गति को प्रभावित करने वाले में जो कारक हैं वो तापमान बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। जैसे ऊंचे जो है जहाँ तापमान होगा वहाँ गर्म होगी जल, और जहाँ गर्म होगा उधर जल प्रभावित होने लगेगा। तो यह तापमान इसका कारक दे सकते हैं आप। और जो है तूफान हवाएं भी दे सकते हैं। ज्वार भाटा क्या है, ये कैसे उत्पन्न होते हैं। तो ज्वार भाटा आप लोगों को ऊपर आपने पढ़ा अभी कि जो है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो उच्च ज्वार होता है, जब ये समकोण पे होते हैं तो निम्न ज्वार होता है। समुद्र का जल जो है दिन में 2 बार क्या होता है, उठता है और गिरता है। उठने को ज्वार कहते हैं और गिरने को क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। महासागरीय धाराएँ क्या हैं। महासागरीय धाराएं आपने अभी पढ़ा कि गर्म धाराएं होती हैं, ठंडी धाराएं होती हैं। ये क्या होती हैं, जो एक निश्चित दिशा में और नियमित चलें, वो क्या होती हैं, महासागरीय धाराएं होती हैं। कारण पूछ रहा है, समुद्र जल नमकीन होता है, क्यों, क्योंकि वह लवणीय होता है। जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि हम जो तमाम प्रकार के जो है फैक्ट्रियां लगा करके उससे निकलने वाले कचरे क्या कर रहे हैं, जलों में डाल रहे हैं, उससे जल की गुणवत्ता क्या हो रही है, ह्रास हो रही है।
सही उत्तर चिन्हित कर लीजिए। वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडलीय एवं स्थल के बीच क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। बता दीजिए, इसे कहते हैं जल चक्र। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं भूमध्य रेखा के निकट होंगी फ्रेंड्स। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। नीचे कुछ जो है स्तंभ है, इनको बना दीजिए। कह रहा है कैस्पियन सागर क्या है, क्या है फ्रेंड्स? कैस्पियन सागर जो है विशालतम झील है। ये ज्वार भाटा क्या है, जल में अधिक चढ़ाव उतार को ज्वार भाटा कहते हैं। सुनामी क्या है, ये तीव्र भूकंपी तरंगे हैं। और महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, जो निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जलधाराएं। इस तरह से जो भी ऑब्जेक्टिव इसके सामने दिया है वही सही है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप लोगों का लेसन 5 जल जो है कंप्लीट हो गया। आशा है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूरतमंदों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।